हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो हमें सेट्स की डेफिनेशन पता है। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो क्या ऐसे मंथ्स को हम करेक्ट करके एक सेट में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस सेट में जैसे क्या आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, ठीक है, जून आ जाएगा, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, और क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हम लोग ने बना दिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ, सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब हमें सोचना है क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि तुमने कहा कि मैं राइटर बनूंगा, और तुमने एक बुक लिख दी, और तुमने जब वो बुक लिखने के बाद तुम्हारे घर वालों ने पढ़ी तो उनको बहुत पसंद आई, है ना। और उन्होंने कहा कि भैया तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो हो सकता है कि जब तुम्हारे घर वालों से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए, तो हो सकता है वो तुम्हारा नाम भी रखें। लेकिन किसी बाहर वाले पर्सन को हो सकता है तुम्हारी बुक बिल्कुल ना पसंद आए। वो ये सोचने लगे कि इस बंदे ने ये बुक लिखी ही क्यों। तो उसको अगर लिस्ट बनाने को दी जाएगी टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में, तो वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं रखेगा, हो सकता है वर्स्ट में भले रख दे। तो क्या हम एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसपे सभी एग्री करें? तो ऐसी लिस्ट हम यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव टैलेंटेड राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होगा, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन सकता। तो इसमें आंसर हो जाएगा नो। ठीक। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें भी आंसर नो होगा, सेम लॉजिक ऊपर वाले लगेगा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर बैट्समैन जो है वो किसी को लगता हो कि हाँ भाई ये तो काफी टैलेंटेड है और इसको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम में आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई शिखर धवन बहुत टैलेंटेड है और उसको 11 की टीम में आना चाहिए बेस्ट बैट्समैन की। लेकिन कोई दूसरा बोले कि नहीं, इतना टैलेंटेड नहीं कि 11 में आए, हाँ अगर 20 की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आ जाए। तो इसमें भी सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। तो एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकते जिसपे सब अग्री कर जाएं। तो ये भी सेट की कैटेगरी में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सही बात है कि अगर क्लास के सारे बच्चे हैं और उनमें हमें बॉयज का कलेक्शन लिखना है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि राजेश, सुनील, है ना, विनोद, ऐसे बच्चे हैं, ये लड़के हैं, तो इनका कलेक्शन हमने करके लिख दिया एक सेट के अंदर। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सिंपल सा सेट है बिल्कुल। 100 से छोटे हम नेचुरल नंबर्स एक सेट में लिख सकते हैं, 1 2 3 अप टू 99। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक। अब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइटर द्वारा लिखी गई नॉवेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उनका हमें कलेक्शन करना है। तो इसको तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता होगा ना कि भाई इन्होंने ये नॉवेल्स पब्लिश करवाई हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें क्या आएगा, -2, -4, 0, 2, 4, है ना, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, लेकिन वेल डिफाइंड है कि हमें पता है कि क्या क्या आने वाला है जिसपे सभी लोग अग्री करेंगे ना। -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, है ना, इधर से -24, मतलब सारे इवन इंटीजर्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये भी यस हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि भाई ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी, तो इसमें ये क्वेश्चंस हैं, तो उसको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस सेट में सेट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये भी सब्जेक्टिव चीज हो गई कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर एनिमल किसी को बहुत डेंजरस लगता हो, किसी को ना लगता हो। जैसे मान लो कि लिजर्ड का एग्जांपल ले लो, है ना। तो लिजर्ड, हो सकता है लिजर्ड से किसी को बिल्कुल ना डर लगता हो, और किसी को इतना ज्यादा डर लगता हो कि वो लिजर्ड को देख के एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे पहुंच जाए उछल के डर के, है ना, कि इतना डर जाए कि उछल के एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पहुंच जाए। तो ये भी सब्जेक्टिव है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर कितना ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाना है।
तो एक सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6, तो जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा उसमें बिलोंग्स टू, जो नहीं बिलोंग कर रहा होगा उसमें डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इंसर्ट कर देंगे। तो पहला है 5, तो क्या 5 इस सेट में आ रहा है? तो 5 इस सेट में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आ जाएगा? बिलोंग्स टू का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 8 इस सेट में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 में नहीं आ रहा, तो इसमें डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 0 भी नहीं आ रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 इस सेट में आ रहा है तो बिलोंग्स टू। उसके बाद 2 भी इस सेट में आ रहा है तो बिलोंग्स टू। और 10 इस सेट में नहीं आ रहा तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल हम लोग ने लगा दिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? ए इज x such that x is an integer and x minus 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, मतलब x जो है वो -3 क्लोज से 7 ओपन के बीच में। -3 क्लोज मतलब -3 भी इंक्लूड है और 7 ओपन मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, मतलब -3 पर इक्वालिटी है, 7 पर इनइक्वालिटी है। तो ए सेट में क्या आ जाएगा? -3 पे इक्वालिटी है तो -3 आएगा, फिर -3 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? -2, फिर कौन सा आएगा? -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। बस यहीं तक रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे यहीं तक? क्योंकि 7 पे इक्वालिटी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये तो बहुत इजी हो गया। इसमें क्या आ जाएगा? 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। क्लियर है कि नहीं सभी को? ठीक, चलो अब अगला देखते हैं। थर्ड। थर्ड में क्या बोल रहा है? x such that x is a 2 digit natural number such that sum of its digit is 8। तो ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जिनकी डिजिट्स का सम 8 आता हो। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 17 आएगा, ठीक है। 7 और 1 कितना हो गया? 8। फिर बाद में इसका रिवर्स भी आएगा 71, लेकिन 17 के बाद फिर कौन आएगा? 26 आएगा। 26 के बाद फिर कौन आएगा? 35 आएगा। फिर 44 आएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्स में आएंगे, 53 आएगा, फिर 62 आएगा, फिर 71 आएगा और अभी एक और आएगा, कौन? 80। 8 और 0 सम कितना आएगा? अभी भी 8 आएगा, ठीक। अब फोर्थ देखते हैं। x such that x is a prime number which is divisor of 60। मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जो 60 को डिवाइड कर पाते हो या फिर 60 जिनसे डिविजिबल होता हो, हमें ऐसे सोचने हैं प्राइम नंबर्स। तो सब प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। या तो 60 को तुम क्या कर लो कि प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो, तो 2 आएगा। 60 इज डिविजिबल बाई 2। फिर क्या 60 3 से डिविजिबल है? तो 3 से भी डिविजिबल है। उसके बाद क्या 60 अगला प्राइम नंबर 5 उससे डिविजिबल है? तो उससे भी डिविजिबल है। उसके बाद क्या 60 7 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। 17 से डिविजिबल है क्या प्राइम नंबर? सॉरी 13 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 17 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? 17 के बाद 19 से भी डिविजिबल नहीं है, 23 से भी डिविजिबल नहीं है और 29 से भी डिविजिबल नहीं है। और फिर तो उसके हाफ के ऊपर पहुंच गए तो फिर तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है। 31 और उसके बड़े जो नंबर होंगे उनसे तो डिविजिबल पक्की बात नहीं होगा, तो इन तीन से ही होगा। तो या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 60 को भाई आप प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से कर लो, तो वो कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। जब 2 को डिवाइड करते चलोगे तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, फिर 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15, फिर 15 को 3 से और फिर 5 को 5 से, है ना। तो इन प्राइम नंबर से यानी कि 2 3 और 5 से ही 60 डिविजिबल होगा, ठीक। ये प्राइम नंबर से ही करना था तो और नंबर्स के बारे में सोचा ही नहीं। चलो फिर फिफ्थ देखते हैं। ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बस इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है। तो टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा। अब ओ दोबारा नहीं आएगा, एक बार आ चुका है, ठीक है। फिर एम आएगा, फिर ई आएगा। अब टी ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा, आर ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा। अब कौन आएगा? सिर्फ वाई, ठीक। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, है ना।
सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर सिक्स्थ पार्ट एफ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो ये भी सेम उसी थीम पे है। तो बी, फिर ई, फिर टी एक ही बार आएगा, फिर ई ऑलरेडी आ चुका है, और फिर आर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी पहचाननी पड़ती है। तो जैसे सबसे पहला वाला है, पहले वो देखते हैं। तो पहला आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले में क्या बोल रहा है, 3, 6, 9 और 12। तो 3, 6, 9 और 12 क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। कौन कौन से मल्टीपल हैं, 3 into 1, फिर 3 into 2, फिर 3 into 3 और फिर 3 into 4। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए सेट में क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। मतलब x जो है वो 3 का मल्टीपल है। लेकिन अगर यहीं पे रुक गए तो फिर तो सारे मल्टीपल आ जाएंगे। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले जानी है, n की वैल्यू ले जानी है 1 से 4। और साथ में n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। तो इतनी बात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि n 1 से 4 ले जाना है और n नेचुरल नंबर है, ये लिखना जरूरी होगा, वरना 1 से 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये लिखना यहाँ पर जरूरी है कि n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, देखो इसको सेट बी बोल देते हैं। तो 2 है, फिर अगला है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर अगला है 8 यानी कि 2 का क्यूब, फिर 16 2 की पावर 4 और 32 यानी कि 2 की पावर 5। यानी ये 2 के एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n। अब की n कहां से कहां जा रहा है, अब की n जा रहा है 1 से लेकर 5 तक। और अगेन n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आप ये भी लिख सकते हो कि n एक इंटीजर है, तो भी सही हो जाएगा। तो 1 से 5 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, यही आएंगे 1 2 3 4 5, और फिर हमारा सेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में सेम चीज है, बस 5 पे है। देखो ये 5, फिर 25 5 का स्क्वायर होता है, फिर 125 5 का क्यूब होता है, 5 into 5 into 5, और 625 5 की पावर 4 होता है। तो इसको c बोल दें। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर n। और अब की n कहां से कहां जाएगा, 1 से 4 जाएगा, और n अगेन एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, चलो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, 2 4 6, ये इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। 2 4 6, अगला 8 आएगा एंड सो ऑन, डैश डैश। का मतलब है कि ये सेट आगे चलता चला जाएगा, 6 8 10 12, है ना, जहां तक जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा ना। ये इनफाइनाइट सेट है एक तरीके से। लेकिन इस इनफाइनाइट सेट में क्या आ रहे हैं, सारे इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो इस सेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरह से लिख सकते हो, एक्स सच दैट x is an even natural number। x such that x is an even natural number। एक तो ये लिखने का तरीका हो गया। एक और तरीके से भी लिख सकते हो ना, जैसे ये b और c लिखे हैं या a लिखा है उस थीम से, कि ऐसे लिख दो, x such that x is equals to 2n। और x सॉरी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। x 2n के बराबर है, n नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब फिफ्थ देख लेते हैं क्या है। तो फिफ्थ में क्या नंबर दिए हुए हैं, देखो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, और लास्ट में 100 है। तो ये तो 1 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। यानी कि ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं इस सेट में। तो इस सेट को अगर हम ई नाम दे दें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर। एन कहां से कहां जा रहा है, एन जा रहा है 1 से लेकर
10 के बीच में, और साथ में n कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया और आई होप आपको क्लियर होगा। तो फिफ्थ में बोल रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो इसमें भी एक तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। पहले पार्ट में बोल रहा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है ये, तो ये रुकेगा नहीं, आगे चलता चला जाएगा। सेकंड लिखते हैं। तो सेकंड बोल रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -1/2 एंड 9/2। तो -1/2 और 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो लिखने होंगे। तो -1/2 यानी कि 0.5 और 9/2 यानी कि 4.5। तो इनके बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे होंगे वो लिखने हैं। तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, है ना। इन दो नंबर्स के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है कि नहीं। चलो फिर अगला पार्ट देखते हैं, सी। और उसमें क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है। तो x एक इंटीजर है और इसका स्क्वायर 4 से कम है या लेस देन और इक्वल टू 4 है, 4 से कम है या 4 के बराबर है। तो आओ सोचते हैं इसको, है ना। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो 0 हो सकता है एक तो इंटीजर, 1 हो सकता है ना। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1, तो 1 4 से छोटा है। ठीक है। क्या 2 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 4 लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब बोला लेस देन 4 हो तो भी चलेगा, इक्वल टू 4 हो तो भी चलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ जा रहा है तो भी चलेगा। और क्या आ सकता है, क्या 3 आ सकता है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, क्या 9 लेस देन और इक्वल टू 4 है, नहीं ये तो गलत हो गया, तो 3 तो नहीं आ सकता। लेकिन इंटीजर एक्स, तो क्या -1 भी आ सकता है, तो -1 आ सकता है, -1 का स्क्वायर 1 होगा और वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या -2 भी आ सकता है, तो -2 भी आ सकता है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 लेस देन और इक्वल टू 4 वाली बात सही है। -3 नहीं आ सकता, अगेन -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो ये 5 एलिमेंट आएंगे, 5 ऐसे इंटीजर आएंगे जिनका स्क्वायर 4 से या तो छोटा है या 4 के बराबर है। तो सी सेट कितना हो गया, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसमें है डी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा। एल दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो जैसा कि बोला गया है सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है। ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, फिफ्थ में बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो मंथ लिख रहे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो जनवरी में तो होते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा फेब्रवरी। स्पेलिंग वगैरह भैया देख लेना, कहीं गड़बड़ हो तो दिल पे मत लेना। ठीक है। फिर मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं। ठीक है। फिर मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं। फिर जुलाई अगस्त दोनों में ही 31 डेज होते हैं। तो फिर क्या आएगा, सितंबर और अक्टूबर और दिसंबर में तो 31 डेज होते हैं, लेकिन नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो जिनमें 31 डेज नहीं है हमें वो वाले लिखने थे। तो ये 5 मंथ्स अपने पास आ गए। ठीक है कि नहीं। चलो बहुत सिंपल हो गया ये भी। कोई कंफ्यूजन हो तो वही जो वो नहीं, हाथों की उंगलियों की मदद से वो किया जाता है, किस में 31 डेज है किस में 30 डेज, वो कर लेना। खैर इतने बड़े हो गए, ये कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। चलो फिर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, मतलब वॉवेल नहीं लिखने, कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। तो ए तो वॉवेल हो जाएगा, बी आ जाएगा, के से पहले वाले लिख लेते हैं सारे, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई अगेन वॉवेल है, हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं, एफ आ जाएगा। ठीक। जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, अगेन आई वॉवेल है नहीं आएगा, एच के बाद जे आ जाएगा, और फिर जे के बाद क्या आता, तो हमें तो के से पहले वाले सारे लिखने थे। तो इसमें भी हम लोग ने, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी और हमने सबकी रोस्टर फॉर्म लिख दिया। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब ये मैच द कॉलम है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें इस साइड सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इस साइड रोस्टर फॉर्म दे रखी है, दोनों को मैच करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर
सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जिससे वो भी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। फिर मैच द कॉलम कर देंगे। तो पहला है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ सिक्स। सिक्स का डिवाइजर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो टू आएगा और थ्री आएगा, है ना। वन नहीं आएगा क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं है, सिक्स भी नहीं आएगा, सिक्स डिवाइजर तो है सिक्स का लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये वाला किससे मैच हो रहा है, सेकंड और ए, यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन सेवन। तो इसमें क्या आ जाएगा, टेन से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, तो वन थ्री फाइव सेवन और नाइन। तो ये कौन सा है, फोर्थ है, तो फोर्थ के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ सिक्स, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और सिक्स का डिवाइजर है। तो सिक्स के डिवाइजर क्या क्या होते हैं, वन, फिर टू, फिर थ्री और फिर सिक्स। सही है कि नहीं, ये सारे क्या है, सिक्स के डिवाइजर हैं और वन टू थ्री सिक्स क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो ये किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से, तो फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब लास्ट वाला तो करने की भी जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी देख भी लेते हैं क्या है। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर्स आएंगे, यही आएगा MATHEICS। जो एक से ज्यादा बार आ जाएगा उसको लिखेंगे एक ही बार। तो ये हम लोग की एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है।